इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सुलेमान तासीर साहब से लेकर फारूक एज नाइक तक और फिर शहबाज शरीफ साहब तक हमने कोशिश की कि जो अवाम के हुक्मरान हैं उनको अवाम के असल हुक्मरान यानी कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके सामने लाया जाए। मेरा पिछले कई सालों से ये तरीकाकार रहा है कि मैं खुद पीछे हट जाऊँ और यूथ को आगे मौका दूँ सवाल पूछने का, ताकि वो खुद फ्रंट लाइन पर जाकर सवाल करें और सवाल वो करें जो सवाल करना बनता है उस हुक्मरान से जिसने या तो रूल कर लिया हुआ इस मुल्क के ऊपर या जो रूल करना चाहता है या जो अभी कर रहा है। मैं बहुत वार्म वेलकम कहता हूँ आज यहाँ पे पाकिस्तान की यूथ के साथ पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। थैंक यू। मुशर्रफ साहब, सवाल जो बुनियादी है ना वो यही है कि 10 साल में आपने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन 10 साल मुशर्रफ साहब बहुत टाइम होता है जिसमें आपने जो कुछ भी किया वो ये स्टूडेंट सवाल करेंगे, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा डिटेल में। लेकिन अब आपको लगता नहीं कि ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाने का कोई जवाब ही नहीं है? आपको रेस्ट करना चाहिए, गोल्फ खेलना चाहिए, ब्रिज खेलनी चाहिए, इंग्लैंड अमेरिका में मौज कर। ये अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो फिर तो ये बात सही है आप जो कह रहे हैं। मैंने कर लिया, 10 साल रूल किया है, गवर्नमेंट चलाई है, एज प्राइम मिनिस्टर, एज प्रेसिडेंट वगैरह, तो मुझे बाहर आराम करना चाहिए और मैं बड़ा खुश हूँ बाहर। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, तो फिर ये आपका जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान की बुरी हालत है और हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि इसको ठीक करने की कोशिश करे। तो यही मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत संगीन सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं उस 10 साल को बहुत सक्सेसफुल 10 साल समझता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे पता है क्या करना है पाकिस्तान के लिए। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान को कैसे बचाकर आगे लेकर जाना है, तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुशर्रफ साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब जो हैं इस वक्त वो चीफ जस्टिस हैं और हम सब जानते हैं कि उन्होंने कई केसेस के अंदर आपको इस वक्त वारंट जारी किए हुए हैं उनके मातहत जो अदालत चल रही है इस वक्त। सही है या गलत है इससे कतई नज़र। इस वक्त पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है जिनको आपने एक्सपेल किया था, वो ऑब्वियसली आपको पंजाब में शायद घुसने ना दें। तालिबान आपके खिलाफ है क्योंकि मुबैना तौर पर आपने CIA की हेल्प की और पाकिस्तानियों को या गैर मुल्कियों को जिनको वो अच्छा समझते हैं या वो जहादी समझते हैं उनको हैंड ओवर किया। दूसरे बलोचिस्तान में अकबर बुख्ती के मानने वाले हैं, वो भी आपके मुखालिफ। तो सिक्योरिटी आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट है, जुडिशरी आपके लिए इस वक्त बैठी हुई है केसेस तैयार करके, रेड वारंट आपके निकाल के। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल किस तरह है कि आप वापस आएँ और लेवल प्ले फील्ड के अंदर आकर या वापस आकर उस तरीके से आप इफेक्टिव पॉलिटिक्स कर सकें, कैंपेन चला सकें जो कि कोई एक आम पॉलिटिशियन कर सकता है? मुशर्रफ साहब, ये बात सही है सर। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खतरात हैं, ये बिल्कुल ये जेन्युइन खतरात हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो खतरों से भागूं। खतरे के जब अंदर आ जाता है आदमी, मेरी एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो पता होता है कि वो खतरे को इतने ज्यादा खतरे नहीं है जितने आप बना रहे हो। ये कहना कि जुडिशरी, अब जुडिशरी ऐसे लग रहा है जैसे तमाम हाई कोर्ट और तमाम सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज जो है वो मुझे लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है। कोई ऐसी खास चीज नहीं है। केसेस का आपको पता ही है, सारे पंप्ड अप केसेस हैं, ये सारे पॉलिटिसाइज केसेस हैं, तो इनमें जान कोई है नहीं। तो सामना जब करेंगे जब भी इसको प्रूव करेंगे ना कि इनमें जान कोई नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि ये बलूच और बुख्ती वगैरह, मुझे बलूचिस्तान में मैंने ऑपरेशन किए हैं, मुझे पूरा पता है बलूचिस्तान की। जितनी मुझे समझ है वो बहुत कम लोग जानते होंगे। कोई ऐसा डेंजर उधर नहीं है, और अगर है तो उसका सामना करेंगे। और तालिबान वगैरह की आप बात कर रहे हैं, सामना करेंगे उनका। जब आप पहुंचेंगे उधर बीच में छलांग मार के घुस जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है जी। राइट, ये तो मैं आदी हूँ ऐसी चीजें करने का। मैं बीच में सवाल करूंगा क्योंकि सवाल उठाना मेरा भी हक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछें। किन स्टूडेंट सवाल पूछे, हाथ खड़ा करें प्लीज। सर अदील शफीउल्लाह मेरा नाम है, तहरीक इंसाफ की यूथ से हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लाल मस्जिद वाले इशू पे आप ये बात करते हैं कि वो उन लोगों ने अपना मस्जिद के स्टूडेंट्स ने आके लोगों को डराना शुरू कर दिया था, धमकाना शुरू कर दिया, सीढ़ियाँ जलानी शुरू कर दी थी।
तो ये आप लॉजिक देते हैं, आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन करते हैं जो सीडीज़ जलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि वही अमेरिकन्स आके ड्रोन हमला करते हैं और यहाँ पे आके लोगों को मारते हैं, तो उसके मुकाबले में आप कुछ नहीं करते। लोग चीनी इंपोर्ट करते हैं, लोग कपड़ा इंपोर्ट करते हैं, आपने पूरे का पूरा वज़ीर आज़म इंपोर्ट कर डाला। आप कब आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में? अच्छा, जब तक आप उस जुडिशरी के साथ 7 साल सुकून कर लिया आपने, उसके बाद आपको उसी जुडिशरी में खामियां नज़र आनी शुरू कर दी जब उन्होंने आपके खिलाफ केसेस किए। ऐसे ही अब पीपी गवर्नमेंट कहती है कि तो मेरे भाई सारे हमारे सवाल आप नहीं खिलाफ- कर रहे हैं, दूसरे भी इंसान इस दुनिया में बस रहे हैं। और आप ये बात कहते एंड हैं क्या कि- आपका एंड क्या है मुशर्रफ साहब से? सवाल क्या है? आप मुशर्रफ साहब ये कहते हैं कि मैं एसएसजी कमांडो हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। तो आप मुझे ये बात बताएं कि तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं जज साहब। आपने कब आना है वापस इस मुल्क में? आए, फेस करें सारी चीज़ों को। इनको बड़ी जल्दी जनाब आ जाएं। आप तो एसएसजी कमांडो की तौहीन कर रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? आपका सवाल इतना लंबा है, आपका नाम क्या था? अदील शफीउल्ला। ये अदील साहब को बहुत जल्दी जनाब आपके आने की। मुशर्रफ साहब इनको तो आके अपना कमांडो पर दिखाएं। ये सवाल कम, ये इतना लंबा स्टेटमेंट। पहले तो मैं इन्हें यही एडवाइस दूंगा कि सवाल पूछने का तरीका सीख ले पहले। ये सवाल इनकी स्टेटमेंट है, पूरी लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट दी है, जो मुझे लग रहा है कि ये एक कोच्ड आदमी, जिन्हें बताया गया है कि आप इस तरीके से बात कर लें ताकि मुझे एम्बैरेस करने के लिए। ये वो है। देखो भाई, बात ये है, ये सारी जवाब देने दें। लंबी चौड़ी उनका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो पहले कामरान ने भी पूछ लिया था, मैंने बता भी दिया है। ये सारे इश्यूज हैं जिनके लंबे लंबे जवाब हैं, उनमें मैं नहीं पढ़ूंगा। जहां तक मेरे आने का ताल्लुक है और पहले डेट मैंने चेंज करने का ताल्लुक है, मेरे कमांडो होने का ताल्लुक है, उसे छोड़ो तुम। जब सर्विस में मेरी सर्विस देखें, मैंने 2 जंगें लड़ी हुई हैं, मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जंग का गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिला हुआ है। तो पहले मेरी तारीफ देख लें, मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज देख लें, फिर बात किया करें। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, आना बहादुरी एक चीज होती है और बेवकूफ़ी दूसरी चीज होती है, ठीक है। मैं बेवकूफ बहादुरी में नहीं बिलीव करता हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट दिमाग के साथ अप्लाइड बहादुरी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। ये बात समझें आप। मैं देखूंगा, आऊंगा जरूर, 100% आऊंगा। एक माहौल देख रहा हूँ, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक मैं आऊंगा। अच्छा, मुशर्रफ साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था, ऑब्वियसली ये उनकी ये ऑनेस्टी तो है कम से कम कि उन्होंने बता दिया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ से है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो स्टूडेंट तो हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के, लेकिन अदील साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। तो ये आप समझ लें कि ये ऑब्वियसली कोई ना कोई एफिलिएशन है किसी यहाँ पे बैठी हुई यूथ की किसी ना किसी पार्टी के साथ, ऑल्दो दे आर द फुल टाइम स्टूडेंट्स एज वेल। बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था। ओके, यस, एग्री। सबसे कह रहा हूँ अपने नाम बताएं, मैं तो इनसे पहली दफा ही मिल रहा हूँ। जी, सवाल प्लीज। मेरा सवाल एक है लेकिन उसके 3 पार्ट। बोलना यार, जल्दी से बोलना। उधर देख क्या पहला पार्ट ये है, बकौल आपके बड़ी डेवलपमेंट आप पहले ये बताएं आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से भाई? मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी से हूँ, लेक्चर छोड़ के आया हूँ, सो मुझे जरा 5 मिनट दे दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये तो यहाँ पे सिर्फ सब्जी बेचने बैठे भाई, ये भी सारे लेक्चर छोड़ के आए हैं। बकौल आपके बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी इकोनॉमी आई, बड़े डॉलर्स आए। मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी की माँ बहन को बेच के, किसी की माँ बहन से उसका बेटा उसका भाई छीन के, किसी बच्चे से उसका बाप छीन के, किसी का बाप से उसका बच्चा छीन के, इसे मैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट कहूँ कि बेशर्मी, बेहयाई और बेइज्जती की इंतहा कहूँ? बस यार, ये अब ये सवाल नहीं है। ये मेरे ख्याल में मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है। क्या कह रहे हो? मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि जो किताब में लिखा था ना कि सीआईए को दिए गए एजेंट्स पाकिस्तानी लोग दिए गए, उसकी बात हो रही है। लोग उठाएंगे ना, उनको जवाब देने देना कि पाकिस्तानी उठाएंगे, कौन उठाएगा? सरासर गलत इनको समझ है। सीआईए को कोई पाकिस्तानी एक भी नहीं दिया गया। ये हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ था, हमारी पॉलिसी के खिलाफ था। फॉरेनर्स जो थे उनके लिए पॉलिसी थी कि ये उनके मुल्कों को ऑफर किए जाएं, और अगर उनके मुल्क नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ये जाएं जहां मर्जी, जो मर्जी लेना चाह रहा है चले जाएं। कोई पाकिस्तानी सीआईए को नहीं दिया गया, एक भी नहीं दिया गया।
ये गलत क्या है? ये पता नहीं कहाँ से ये ले आते हैं, इनको बार बार बताया गया है। चलिए लेकिन मुशर्रफ फिर साहब भी अच्छा है किसी मेरे एंटी जो लोग हैं उनके प्रोपेगेंडा में आए हुए हैं और ये उनकी बात सुन रहे हैं और आगे ये अच्छा होता है इस तरह के सवालात होने चाहिए ताकि अगर मिसपरसेप्शन दूर हो जाए। जी कोई और सवाल आपका? मेरा पार्ट जो दूसरा है और आखिरी, 12 मई को कराची में कत्लो गारित होती जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ पहुँचते हैं जनाब, ठीक है, बेगुनाह लोगों को सड़कों पे, बसों में, उनकी गाड़ियों में मारा जाता है और आप ये कहते, और उसी शाम 12 मई की शाम आप एक मेला से जाते हैं इस्लामाबाद, मुक्के दिखा के कहते हैं देखो मेरे साथ जिसने पंगा किया उसका ये हाल है, ठीक है। आप इतने मौला जट हैं, इतने सुल्तान रही हैं, तो आए ना आप अब अदालतों का सामना करें, इस अवाम का सामना करें। आप इधर ऐलान करते हैं कि मैं आऊँगा, अगले दिन वो कोर्ट आपके वारंट जारी करती है, आप कहते हैं मैं अगले साल आऊँगा। अगर आप इतने बहादुर हैं तो आओ ना। चलो वो जवाब दे चुके हैं आने का, तो यार 12 मई का तसल्ली सर 12 मई का जवाब दे देंगे। वो मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देना चाहता हूँ। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक पॉलिटिकल डायनामिक्स थी, उनकी वजह से वो चीज़ें हुई हैं। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है किसने फायरिंग करवाई और किसने, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप तो ये लिहाजा 12 जुलाई के एग्जामिन हुआ है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके फैक्ट मालूम करने की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं है कि मैंने ये करवाया, ये अगर ये समझने में ऐसी चीजें नहीं करवाता हूँ। वो जिसने भी करवाई, जो भी उसके पीछे था, मुक्के तो आप दिखा रहे थे ना रात को इस्लामाबाद में मेला से जाकर। तो वो तो कराची में वाकया हुआ है यार। मुक्के मैं बिल्कुल दिखाता हूँ, मुक्के दिखाने मैं जानता हूँ और मैं आऊँगा। जहाँ तक ये जो आप कह रहे हैं वो मैं आऊँगा जरूर, और जब मैं आऊँगा तो मुक्के दोबारा दिखाऊंगा। आप अगर मुझे इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई कर देना तो मैं अभी आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। जो इस मुल्क में हालत जंग है ना, वो आपकी वजह से। आप तो खुद अमेरिका के टाउट थे ही, हमें भी गुलामी में लेके गए। आपने गैर पार्लिमानी मेरी बात सुने, आप बात सुने, गैर पार्लिमानी ठीक है। आपने उनको इजाज़त दी, उनको अड्डे दिए, वो कोई रेमंड डेविस बन गया, कोई पेशावर से गाड़ी पकड़ी जाती गोरों की, उनमें असला होता है, ठीक है, वो सब करते रहे। फिर आपने वार अगेंस्ट टेररिज्म में गए, इमरान खान भी आपको मना करता रहा, बाकी सब मना करते रहे, ना जाओ मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज क्या है, 42,000 लोग आपने मरवाए, कई हज़ार लोग अभी भी मुश्किल तौर पे बेचारे माजूर हैं, और सबसे बढ़ के आपने जो आपके मुहब्बे वतन कबायली थे, जिन्होंने 48 की जंग में, 65 की जंग में, 71 की जंग में आपका पाकिस्तान सिक्योर किया, आपने उनको अपना पक्का दुश्मन बना लिया। और एंड पे आपने तो अपने इदारे के साथ भी वफादारी नहीं की, आपने आर्मी को वो नुकसान पहुंचाया जो तारीख में किसी जनरल ने नहीं पहुंचाया। आपने 7,000 फौजी शहीद करवाए, 7,000 फौजी शहीद करवाए, फाइनेंशियली लॉस लैदा, और आपने अवाम और फौज में इख्तिलाफात क्रिएट किए, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि आप, या शायद आप गलत फहमी है, खुश फहमी में कि हम फिर आपको वोट करेंगे, फिर आपको लाएंगे। चल भाई बस कर दे, तेरी मेहरबानी। मैं हाँ सर जवाब दे देना, दे दे। ये जो सवाल कह रहे हैं ना आप, मुझे बेवकूफ यार एक मिनट, पंजाबी का मुहावरा है, मसा तो तेरे तो जान छुड़ाई तो फिर आंदा में। एक मिनट यार, ये दैट्स रॉन्ग सर, आपने को जवाब देना है। ये तो ये जो कह रहा था कि ये हुआ वो हुआ, तो इसके क्या जवाब दूं मैं? ये कुछ ना जानता है, ना इसको कोई समझ है किसी चीज़ की, तो ये बेवकूफ़ी है ज़ाहिर है। और वो खुद ही कह रहा है कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, तो मैं वाकई में इसको मैं बेवकूफ़ी समझता हूँ, क्योंकि इसको कोई समझ नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूँ? इसके जवाब देने के काबिल भी नहीं है ये, क्योंकि ये सवाल करना नहीं जानता है, ना इसको हकायक पता है। ये एक मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लगा हुआ है इसको। मुझे अफसोस ज़रूर है कामरान के ये पढ़े लिखे, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं, और बैठे हुए इस तरीके की बातें जो जिनमें ना ये पढ़े हुए हैं, उनके इश्यूज़ को ना समझा हुआ है इन्होंने, ना इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये सवाल इस तरीके से ये एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सवाल करने का तरीका भी नहीं आता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखकर। मेरा नाम हसीब आमिर है। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये आपसे कि पीएमए में जब कैडेट पास आउट होता है तो ही टुक द ओथ दैट ही विल नेवर एवर इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल इश्यूज।
तो आपने भी वो ओथ उठाया था और फाइनली आपने वो ओथ तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि यू आर वेरी वेल स्टेबल इन इंग्लैंड और यूके, वेयर एवर यू आर राइट नाउ, बट आप ये भी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की हालत देख के अब अफसोस हो रहा है। तो जब सर ये सब कुछ हो रहा था तब आपको पाकिस्तान का ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर नो डाउट यू हैव बीन अ वेरी वंडरफुल लीडर, बट आपने जहाँ जहाँ जो ब्लंडर्स किए हैं सर वो इतने भारी थे कि पाकिस्तान अब सफ़र कर रहा है। सर दैट इज़ ऑल। हाथ में रखें, खड़े रहें। पीएमए के ओथ नाउ जी सर, वो ये हर बात क्रेडिट सही उठाता है, है। वो ओथ लेते हैं और साथ उसमें एक और ओथ मैं इनको याद दिलाऊं। एक ओथ, उस ओथ के एक सेंटेंस ये भी है, आई विल गो बाय लैंड एयर और सी वेरेवर ऑर्डर्ड टू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इवन टू द बट पेरिल ऑफ विद माय इन योर लाइफ। लिमिटेशन सर। नाउ बात ये है, repeated, I will go by land, air or sea wherever ordered, even to the peril of my life. ये भी है, मतलब एक वो तो एक फुल ओथ है, लेकिन ये ओथ ली वो बात सही है, पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन आप ये मुझे बताएं, प्रॉब्लम पाकिस्तान के उनको विजुलाइज करें। प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने कई दफा समझाया। स्टेट डेंजर में होता है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, वो स्टेट को खत्म कर रही है। तकरीबन स्टेट फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट बन रहा है। तो फौज के सामने हमेशा सिचुएशन एक दफा नहीं 4 दफा हो चुकी है, स्टेट को बचाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं तो स्टेट खत्म हो रहा है। आज भी सूरत हाल यही है। आज भी सूरत हाल ये नहीं है कि लोग फौज की तरफ जा रहे हैं, भाई कुछ करो, कुछ करने की बताओ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है, वो ओथ तो वही है। तो ये इतनी सिंपल एट दिस लेवल, एट ऊंचे लेवल पे बातें, जहां मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, जहां पूरी गवर्नेंस हो जाए, तो उधर इतनी सिंपल क्लियर कट चीजें नहीं होती हैं। राइट। सर मेरा नाम मोहम्मद वकाश है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं आपको आपके तरक्याती काम गिनवाना चाहता हूँ। आपका पहला तरक्याती काम, आपने आफिया सदीकी को बेचा। दूसरा आपका तरक्याती काम, आपने पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया। तीसरा आपका तरक्याती काम, आपने बलोचिस्तान के बिल्कुल हालात ख़राब कर दिए। तो अगर यही तरक्की याफ्ता की डेफिनेशन है मेरे भाई हाँ। जी, तो सवाल क्या आपका यार? क्वेश्चन ये है कि आपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर में नजरबंद क्यों करवाया था? हाँ, डॉक्टर कदीर के सवाल का जवाब देंगे पहले। मैंने जो उनके साथ किया वो नजरबंद नहीं थे, बाय द वे, ये मैं बता दूं आपको। उनको पूरी तरीके से फ्रीडम थी कि जहां मर्जी वो जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनके साथ जाए, ये था। बंद नहीं थे वो कराची भी गए हैं उसी दौरान, वो घूमे फिरे भी हैं उसी दौरान, लेकिन सिक्योरिटी के साथ। तो मैं ये बता दूं कि जितना मैंने उन्हें प्रोटेक्ट किया है उसमें कोई नहीं। वो तो अगर ये नहीं करते तो खुदा न खास्ता पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। सर वो कौन सी फ्रीडम थी कि उनके घर में सिक्योरिटी वाले उन्हें मारते थे? जब वो क्या उसका नाम है, नहीं मारते थे मारा भाई, था एक किसने मरतबा, कह दिया? जब जिस वक्त वो क्या उसका नाम है कराची के लिए जाना चाहते थे। गुस्सा मत दिलाओ, ये बिल्कुल ये बकवास, ये इनको किसने पता नहीं बताया हुआ है कि AQ खान को मारा जाता था। ये किसने तुम्हें बता दिया यार? तुम्हें अच्छा तब क्या किया था? जो ये समझ रहे हैं उनको मारा जाता था। मेरा नाम वसीम है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर कदीर खान ने एटम बम नहीं बनाया तो फिर आपने लाल हवेली में बैठ के बनाया था बम? यार भाई ये लाल नहीं, एक मिनट। सर डॉक्टर कदीर का कितना रोल है और डॉक्टर सलमान मुबारक कितना रोल है? सवाल ये था, आपने शेख रशीद वाला सवाल बना दिया उसको। नहीं फिर ठीक है, एक मिनट, हो गया। डॉक्टर यार एक मिनट जवाब ले दें। डॉक्टर कदीर साहब का रोल आपके ख्याल में मुशर्रफ साहब निल था एटम बम बनाने में? ना, डॉक्टर AQ खान का ये जो इन्होंने वो तो बिल्कुल ही बकवास है। वो जो ये कह रहे थे कि उनको मारा जाता था वगैरह, मैंने तो उन्हें बचाया है। बट हाउएवर मैं कोई एक और, क्योंकि ये एजुकेटेड ऑडियंस है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इनको इंटेलिजेंट सवाल और इंटेलिजेंट दिमाग लगाकर इश्यूज को समझना चाहिए। तो वो इनकी नॉलेज में मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हम तमाम क्रेडिट ये डॉक्टर AQ खान ले लेते हैं, क्योंकि ये मीडिया में बहुत आने का शौक है इन्हें, और हम दूसरे साइंटिस्ट को हम बिल्कुल भूले हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर AQ खान को एटम बॉम्ब बनाना बिल्कुल आता ही नहीं है। ये मेटलर्जिस्ट है,
ये सिर्फ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जानते हैं। मैं एटम बॉम्ब बनाने का सबसे पहले यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, वो इनकी तालीम है, ये मेटलर्जिस्ट हैं, ये यूरेनियम एनरिचमेंट जानते हैं। उसके बाद ये एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भूसे की तरह एक चीज़ होती है, उसको एटम बॉम्ब में कन्वर्ट करना डॉक्टर AQ खान को बिल्कुल नहीं पता, और साइंटिस्ट थे जिनमें बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर अशफाक साहब थे, समर मुबारकमंद साहब थे, बर्नी साहब हैं, और भी बहुत से नाम हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत ही इनकी कामयाब इन्होंने पाकिस्तान की सर्विसेज हैं इनकी, जो अननोन है और अननोन ही रहना चाहिए उन्हें। उसके बाद जब ये आप एटम बॉम्ब बना लेते हैं, उसको फाड़ने के लिए वो एक शॉर्टकट की तरीके की चीज़ है जो आप खेलते रहें उसके, वो फटेगा नहीं अनलेस यू हैव एक ट्रिगर मैकेनिज्म बनाया जाता है, और ट्रिगर मैकेनिज्म की भी साइज ऐसी हो कि वो लॉन्च हो सके। ये भी AQ खान का काम नहीं है, ये भी दूसरे साइंस, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, ये ट्रिगर मैकेनिज्म में दूसरों ने बनाया है। फिर जब बन गया वो ट्रिगर मैकेनिज्म बन गया, एटम बॉम्ब को फाड़ने का तरीका आ गया, उसकी लॉन्च चाहिए, मतलब डिलीवरी सिस्टम चाहिए। वो डिलीवरी सिस्टम में भी डॉक्टर AQ खान का बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, ये भी दूसरे साइंटिस्ट ने जितने भी मिसाइल हैं बनाए हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर AQ खान का एक पार्ट में रोल है, बाकी रोल दूसरों का है, दूसरे बड़े साइंटिस्ट का है। ये आप समझें, सिर्फ एक को हम क्रेडिट दे देते हैं उठाकर, ये बात सही नहीं। ये मैं डॉक्टर कदीर साहब के अलावा सवाल होगा जी, अब जो भी होगा। अब किसी डॉक्टर कदीर पे दोबारा सवाल इसलिए नहीं पूछना, 2 सवाल हो चुके जी। माय नेम इज़ उमैर शौकत। मुशर्रफ साहब, आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगा। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, मेरी माएँ बहनें बच्चे उसमें शहीद हुए, आपने बाद में आके कहा कि ये हमारी ताकत नहीं जानते। 12 मई का वाक़या हुआ, बहुत से बेशुमार लोग कराची में मरे, आपने रात को एक जश्न इस्लामाबाद में लगा के मुक्के दिखा के कहा कि मैं ये हमारी ताकत को नहीं जानते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ड्रोन हमले आपके दौरे इक़्तिदार में शुरू हुए, आपने उनको मुक्के क्यों नहीं दिखाए? क्या आप डर गए थे? क्या आप एक फौजी होने के बावजूद डर गए थे? दूसरा सवाल। ओ 1 मिनट भाई, एक पहला सवाल जवाब दे दें, बस। अरे ड्रोन आपने क्यों रोके? एक सवाल, ये पहली चीज तो ये है, लाल मस्जिद में माएँ बहनें और बच्चे मारे गए, सरासर झूठ है ये। जो भी वहाँ थे, अगर वो मौलवी साहब जो वहाँ के हैं अभी भी जिंदा हैं, वो कुरान शरीफ लें, हाथ रखें उसके ऊपर और कसम खाएं कि वहाँ एक भी अगर औरत या बच्चा मारा गया हो, अदर देन उनके डॉक्टर वो मौलाना गाजी साहब की वालदा, वो क्योंकि निकली नहीं, बाकी कोई ना एक बच्चा ना एक औरत उधर मारी गई है। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। जो ये भी साहब खड़े हुए, ये जो बच्चा जो सवाल कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, वो यही बात, मैं यही जवाब दूंगा। दूसरा 12 मई का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, उसका मैंने ड्रोन के हमले ना, ड्रोन के हमले मेरे ज़माने में 4 सालों में सिर्फ 8 या 9 हुए हैं, अब हो रहे हैं। वो मेरी वजह से ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, मेरी वजह से, क्योंकि मेरा प्रेशर था कि वो 8-9 सिर्फ हमले हुए, ठीक है। अब हो रहे हैं, अब आप देख लें क्या हो रहा है। तो इसको तो मुझे आप क्रेडिट दें बजाय इसके कि वो आपके ज़माने में शुरू हुए। हाँ, ये और मैं ही उससे डील कर रहा था। और मैं अच्छा, आपने परमिशन दी थी अमेरिका को? ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि ऑब्वियसली अगर 8 भी हुए मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन आपके दौर में आपकी मातहत जो हुकूमत थी उसे परमिशन दी थी ड्रोन्स की अमेरिका को, ये बात सही है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। कोई ऐसी परमिशन नहीं थी, बिल्कुल कोई ये बार मैंने कोई 1000 दफ़ा ये कह दिया है, कोई ऐसी परमिशन नहीं थी। और अगर परमिशन थी, जो ये आजकल के पॉलिटिशियन लगाते हैं, तो अब हुकूमत आई भी है 4-5 साल से, वो परमिशन को ये तो नहीं है ना, कोई कुरान शरीफ के अल्फाज तो नहीं है, कोई ऊपर से अल्लाह ताला के अल्फाज आए में आप तब्दील कर दें उस परमिशन को। मेरा नाम फवाद खालिद है, और मैं जब बड़ा हो रहा था तो आपने एनलाइटेंड मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट बाहर निकाला था, और अनफॉर्चुनेटली मैं उसका विक्टिम भी रहा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दिमाग ठीक हो गया, वरना अभी मैं इनकलाबी बन चुका होता। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो प्राइमरीली ये है कि क्या, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा, लेकिन एक ही यार, एक ही करने दें
क्योंकि मैं पहले APML का पोर्शन पार्ट रह चुका हूँ, फवाद चौधरी साहब के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ, और अब तो मेरे ख्याल में इनकी जो पार्टी है वो डिसॉल्व भी हो चुकी हुई है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ यह है कि आपके पुराने साथी तो आपको छोड़ के चले गए, जो पुराने लोग थे, जहांगीर तरीन और बाकी सारे लोग जो थे वो आपको छोड़ के चले गए डिफरेंट पार्टीज़ में, लेकिन फिर आपने पार्टी फॉर्म की और फिर जो आपके सारे नए साथी थे उनमें फवाद चौधरी, उनमें कसूरी साहब और उनमें बाकी सारे जितने भी लोग थे, इवन के अतीका ओडू साहिबा भी आपको छोड़ के जा चुकी हुई वो अभी नहीं गई यार, ये इल्जाम लगाया जा चुकी हुई है वो अभी नहीं गई, वो भी उनके साथ ही हैं इस पार्टी के। वो चलें ये करेक्ट कर लें अपने शी इज नॉट एक्टिव एट द मोमेंट यार, वो तो उनकी मर्जी है एक्टिव हो या ना और ये बात मुझे इनकी पार्टी के इंटरनल सोर्सेज से पता होती है, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, पार्टी के इंटरनल सोर्सेज से पता होती है, मेरे को बाहर का। आगे चले सवाल क्या आपका सवाल? अभी तक बंदे जो हैं वो इनको छोड़ के जा चुके हुए हैं, इसके बारे में इनका क्या कहना है? हाँ, ये सवाल की मैं बता दिया है, जाने वाले हैं बिल्कुल लोग हैं। एक इसकी मेन वजह ये भी है कि मैं वहाँ नहीं हूँ और मुझे आना है, और जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला एक तब्दीली को लाने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में जो ये गए हैं वो वापस भी आने को तैयार हो जाएंगे। मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं आया हुआ नहीं हूँ, मैं वहाँ बैठा नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह, उसमें तब्दीली आएगी। आप जब इक़्तिदार में आए थे आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उठा के इस मुल्क से जिस तरह मर्जी से आपने उठा के बाहर फेंक दिया, आज आप खुद मुल्क से बाहर हैं, क्या ये आपको सज़ा नहीं है? क्या ये आपके लिए कर्मा सामने नहीं आ रहा? 99 में आपने उनको उठा के बाहर फेंका, 2009 में आप खुद बाहर हो गए, क्या आपको इससे अभी भी सबक हासिल नहीं हो रहा? और आप कह रहे हैं कि आपने आके पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं। 10 ईयर्स की आपने टेस्ट मैच पूरा खेल दिया, पता नहीं कितना लंबा, आपने तब हालात ठीक किए, अब आपकी बारी नहीं है, आप वहां पे बैठ के गोल्फ खेलें। कामरान, इसको मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये भी कोच मालूम हो रहे हैं, ये भी कोच हैं, इनको किसी ने कोचिंग किया है कि ये बात करें। अगर 10 साल में मियाँ आपको ये पता नहीं है कि मुल्क की डेवलपमेंट क्या होती है और क्या हुआ है और अवाम की खुशहाली क्या होती है, ये नहीं आपको पता है, तो मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि आप जैसे लोग जो हैं, आप सीखें ज़रा, आप समझें कि मुल्क की डेवलपमेंट क्या हुई है। टेलीकम्युनिकेशन लें, IT लें, इंडस्ट्री लें, इकॉनमी मईशत ले लें, आप वाटर मैनेजमेंट ले लें, कनाल ले लें, डैम्स ले लें, पॉवर्टी एलिविएशन ले लें, खुशहाली की बात होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां दिलवानी, एजुकेशन, हेल्थ, एक एक के ऊपर मैं आपको एक घंटे का लेक्चर दे सकता हूं कि क्या हुआ और मैंने क्या किया उन 10 सालों में। तो मुझे अफसोस है अगर आप उसी को नेगेट करते हैं, तो आप जान के या तो कर रहे हैं या आपको कुछ पता ही कोई नहीं है कि क्या हुआ है उन 10 सालों में। मैं राजपूत मेरा नाम है जी। मुशर्रफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया में बदतरीन आमिरत की एक निशानी के तौर पे जिंदा हैं। यार एक मिनट बस यार, कभी मुलामत हुई आपको इस बात पे? ये एडजेक्टिव यूज नहीं कर रहे, सवाल पूछेंगे यार, सवाल क्या है? सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उन्हें कभी मुलामत हुई इस बात पे? सर आपकी डिक्टेटरशिप पे आपको कभी, एक मिनट, सवाल ये कि आपने डिक्टेटरशिप के ऊपर आपको कभी रिग्रेट हुआ कि आपको जमहूरी हुकूमत का तख्ता नहीं उलटना चाहिए था? मुशर्रफ साहब जी, रिग्रेट हुआ आपको कोई? ये सवाल है। बिल्कुल कोई मुझे अफसोस नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए किया। पाकिस्तान एक फेल्ड और डिफॉल्टेड स्टेट हो रहा था। अगर ये 99 में, हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, उधर जाए आप, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा था ये ज़रा याद रखें, गुर्बत का आलम क्या था और पाकिस्तान किस जगह जा रहा था। पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड, तना खड़ा हुआ था, फेल्ड डिफॉल्टेड स्टेट था। उस सूरत हाल में मैं आया था और मैंने पाकिस्तान को तब्दील करके एक पाकिस्तान को दुनिया के नेक्स्ट 11 कंट्रीज, N11 कंट्रीज में से, मुल्कों में से एक मैंने बनाया पाकिस्तान को। तो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने पाकिस्तान को बहुत तरक्की की तरफ लेकर गया हूँ, तो मुझे कोई मलामत नहीं है। और अगर कोई ये होती तो मेरा रुतबा आज जो इंटरनेशनली है वो ये नहीं होता जो मेरे आज रुतबा है। आज मैं ये बोलना इसका बंद करें ना, ये कौन बोल रहा है? कोई बोली चला जा रहा है, इसका बोलना बंद कर। ये जो भी बोल रहा है कामरान, इसको बंद करो। तो आपकी गलत फहमी है, आप इसका कि हम लोग दहशतगर्दी की जंग के नाम पे अपने भाइयों का बहा जाने वाला खून, कत्लेआम भूल गए हैं, तो आपकी गलत फहमी है। आपका एहतसाब ये अवाम करेगी, आपका एहतसाब ये नौजवान करेंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया मुशर्रफ साहब का, यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड दैट, ये तो हो गया इनका डेक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ खड़े हो नूर जाओ है, भाई, मेरा बड़े ताल्लुक खड़े PMLN से है। चलो मेरा मुशर्रफ साहब से पहला क्वेश्चन ये है कि 3 नवंबर को 4 महीने के लिए गालबन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। तो मैं आज आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अपने उस फैसले के ऊपर शर्मिंदगी है, क्योंकि आज यही वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो लोगों की आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहा है। तो आपको क्या शर्मिंदगी है अपने उस फैसले के ऊपर? देखिए साहब, आप आप हैं? ये महंगे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये शरीफाना सवाल पूछा है। लेकिन पहली चीज तो मैं बताऊं कि PMLN ने 2 दफा हुकूमत की है मेरे आने से पहले। क्या उन्होंने ये मीडिया को आज़ाद किया था? जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये मीडिया को मैंने ही बनाया है। 2000 में मैंने ही मीडिया को आज़ादी दी है। ये जो 100 चैनल्स बने हुए हैं टीवी के, जिन पे मैं भी बोलने की मुझे मिल रहा है, दुनिया टीवी पे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वजह से हैं। मैंने ये क्रिएट किया है, ठीक है जी। और फिर आप नवंबर की बात कर रहे हैं, हाँ उसमें कुछ एक्शन लेने पड़े, उसके पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिहाज से कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने एक्शन लिया और सही एक्शन लिया था। लेकिन जाहिर है मीडिया को अगर बंद किया तो वो रिग्रेट आदमी जरूर करता है, कि अफसोस जरूर होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इमीडिएटली खोला भी। लेकिन कुछ इशू थे, इस वजह से वो एक्शन लेना पड़ा मुझे। तो ये मेरा जवाब है। मैं बिल्कुल फ्री मीडिया जी, ये आप सही कह रहे इंडिपेंडेंट हैं। मीडिया के पूरी तरीके से हक में हूं। मेरा जी, क्वेश्चन अगला ये सवाल था पूछ लें भाई, कि आप क्या है? अगर आज डिक्टेटर्स में से कोई डिक्टेटर्स आते हैं और वो मार्शल लॉ लगाते हैं, तो आपके ख्याल में आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वैलिडेट होते हैं। मैं आपसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बताया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा डायलेमा, एक प्रॉब्लम जो है ना, जो पाकिस्तान फेस करता है, वो है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी सैंक्टिटी जो है उस वक्त ही है, उसकी अहमियत उसी वक्त तक है जब तक कि स्टेट यानी पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रही है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीस ऑफ पेपर हो जाता है। यूक्रेन से आपको याद होगा आपकी टैंक्स की डील हुई थी, जिसके अंदर एज ए एजेंट कर्नल महमूद जो है, वो एज ए एजेंट जो है वो इसके अंदर देख रहे थे डील को। आपने वहाँ पे कर्नल जो महमूद हैं उनको हटा के और कर्नल चीमा जो आपके हम नवाला हम प्याला हैं उनको आपने अपॉइंट करवा दिया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है, ये बकवास की बात है। टैंक के कर्नल महमूद को हटाकर कर्नल चीमा, देखो भाई बात ये है, एक मुल्क चलाना, पहले तो ये समझो, पढ़ो यार, पढ़ो लिखो, स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में पढ़ रहे हो, समझो कि मुल्क चलाना क्या होता है। ये मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होता है, उसके पास ये टाइम नहीं होता कि इस कर्नल को हटा दो, उस कर्नल को। अच्छा, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था, और अगर ये काम कर रहे होते और मैंने बेईमानी अगर मैं मुलव्वस होता तो 5 साल से ये लोग मेरे ऊपर केसेस करके करप्शन के। सर, मेरा नाम आकिब हुसैन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आपकी करंट हुकूमत चल रही थी तो आपने बेनजीर भुट्टो को ज़रा भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। अब आप क्या समझते हैं कि आप वापस आएंगे तो आपको कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? अगर आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप भी अल्लाह अल्लाह हो जाएंगे माशाल्लाह। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने 10 साल हुकूमत की और आप 5 साल हुकूमत करने का शौक़ रखते हैं, और आपने कौन सा ऐसा शौक़ अभी पूरा नहीं किया जो 10 साल में आपने, जो आप 5 साल में और करना चाहते हैं? यार इतना बता दिया उन्होंने डेवलपमेंट, आप अभी तक आप खड़े रहे सवाल देगा, भाग रहे हैं आप, खड़े रहे। जी सर, ये आप इस सवाल का जवाब दे दें कि सिक्योरिटी जो है आपको कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि परसेप्शन ये है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा को आपने पूरी सिक्योरिटी नहीं दी। जनाब, पहली चीज तो ये है कि बेनजीर भुट्टो को पूरी सिक्योरिटी दी गई थी, इसीलिए वो उस जगह वहाँ लियाकत बाग में वो आई और उन्होंने 1.5-2 घंटे वहाँ वो रही हैं। खाना उनका सिक्योर था, 1.5-2 घंटे जो पब्लिक से उन्होंने एड्रेस किया वहाँ तक सिक्योर थी। उसके बाद वो चल के गई हैं, लोगों को वेव करते हुए गाड़ी में बैठी हैं, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, उसमें वो बैठी हैं, उधर तक तो सिक्योर थी। तो 3 घंटे तो वो बिल्कुल ही सिक्योर रही। उसके बाद वो बाहर निकली हैं, कार से बाहर, छत के बाहर निकली हैं,
वो उनको किसी सिक्योरिटी वाले ने नहीं कहा था, वो उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने ये किया और वहां वो मारी गई असैसिनेट। कार के अंदर जो बैठे हुए थे और लोग, वो तो बिल्कुल बच गए। तो अगर ये कार के अंदर होती तो जी, अगर कार के अंदर होती तो ये मसला ना होता, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी हुकूमत ने, अपनी गलती की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली मारी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ना तो आपको पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और पीपी माशाल्लाह सिक्योरिटी करने बहुत है। वो हुकूमत को, प्रेसिडेंट जितने भी हैं, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी। सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें प्लीज मुशर्रफ साहब। उनको प्रोवाइड करना है। सर मेरा नाम नईम शहजाद है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपने दुबई में एक MMS नामी कंपनी जो है वो उसमें कुछ पैसा लगा रखा है, जिस कंपनी को एक 27 साल लड़का जो है वो चला रहा है, और उस पैसे जो उसका प्रॉफिट जो उस कंपनी में से आता है उसका 20 से 25% जो है आप उस जो लड़का जो चला रहा है उसको आप देते हैं। तो यार लड़के पे एतराज है आपको, ये कंपनी चलाने पे एतराज है, पैसे पे एतराज है? कर रहा हूं, आप क्वेश्चन तो पूरा आपका जल्दी है ना उसमें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसा है ये सारा कहां से आया? क्या आप अपने काले धन को जो है वो अपने एक मिनट यार, वो कंपनी है भी कि नहीं पूछ ले पहले। जी मुशर्रफ साहब, कंपनी है आपकी कोई दुबई में? मैं ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जाहिर है मेरे पास पैसे हैं और वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसमें मैं घुसना ही नहीं चाहता हूँ कि किस कंपनी में क्या, ये मेरे प्राइवेट काम है। आप ये मैंने 1000 दफ़ा बताया है, ये पैसा एक एक पैसा मेरा अपना कमाया हुआ है, या और कोई भी मैंने बताया है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए पाकिस्तान का एक भी पैसा हराम है। तो ये वहाँ की बात करें, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कमा रहा हूँ उसको छोड़ दें, वो मेरा काम है, मुझे कोई, मैं इसमें ठीक है सर, ये आप लो जी।